नमस्ते बच्चों। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 पे चलेंगे। पिछली बार हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ लिया था, माइक्रो प्रोसेसर की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था, माइक्रो प्रोसेसर क्यों मार्केट में आया ये पढ़ लिया था, माइक्रो प्रोसेसर का कैसे कैसे विस्तार हुआ वो पढ़ लिया था, माइक्रो प्रोसेसर का ट्री पढ़ लिया था, एप्लीकेशंस पढ़ ली थी, हमने एरियाज पढ़ लिए थे, स्कोप्स पढ़ लिए थे। आज हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो इंटेल का जो इंटेल कंपनी है इसने सबसे पहले इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर को बनाया था, जो कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होने का मतलब क्या है, एट ए टाइम ये 8 बिट के डेटा पे ये काम करेगा। एट ए टाइम ये 8 बिट के डेटा पे ये काम करेगा, इसलिए इसे 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और ये एनमॉस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, मतलब एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और ये 40 पिन की आईसी पैकेज में है। 40 पिन की आईसी पैकेज में है, मतलब इसकी जो आईसी है वो 40 पिन की होती है। आगे जब हम पिन डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको और दिखेगा। और फैब्रिकेटेड होता है एलएसआई द्वारा, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन द्वारा, मतलब लाखों ट्रांजिस्टर एक ही आईसी पे डाल दिए गए हैं, तो उसे कहते हैं एलएसआई। जो 8085 है नॉर्मली वो 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई पे काम करता है। 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई पे ये आपका काम करेगा अपने ऑपरेशन के लिए। और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 3 मेगाहर्ट्ज की है। 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक पे ये काम करता है। अगर ये 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक पे काम कर रहा है तो मतलब इसका जो माइक्रो सेकंड्स है वो होगा 3.42 माइक्रो सेकंड का। मतलब एक क्लॉक साइकिल का जो इंटेल का है वो 200 नैनो सेकंड का टाइम पीरियड होता है नॉर्मली। ठीक है, इसमें 80 बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो 246 ऑप कोड से मिलके बने हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, ऑप कोड्स क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के अंदर। अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है जो बेसिक है। अब हम 8085 का आर्किटेक्चर करें तो मैंने बताया 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब एट ए टाइम ये 8 बिट के डेटा के ऊपर ऑपरेशन करता है। इसकी एबिलिटी ये है। तो अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि जो इंटरनल डायग्राम है पूरा माइक्रो प्रोसेसर का, हाउ इट वर्क्स, वो हमारा आर्किटेक्चर में आता है। तो इंटरनल आर्किटेक्चर में एएलयू आता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट आती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आता है, डिकोडर आता है, रजिस्टर्स आते हैं, इंटरप्ट कंट्रोल एंड सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल आता है। जो मेन हार्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर का सीपीयू है, हम जो कहते हैं सीपीयू। सीपीयू जिसको हमने बोला था क्या, सीपीयू को हमने बोला था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला बना हुआ है एएलयू का और दूसरा बना हुआ है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर का। तो ये मैंने बताया। तो सीपीयू के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सीपीयू के अंदर होती है। ये आपका आर्किटेक्चर है जिसके अंदर ये रजिस्टर सेट है। ये जो रेड कलर में है ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, हरे कलर में एएलयू है, ये फ्लैग रजिस्टर है ऑरेंज कलर में, पिंक रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ये हमारी बस सिस्टम है जो हमारी एरो से कनेक्टेड है। ये जो है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है जिससे बहुत सारी पिन निकली हुई हैं। इसके अलावा इंटरप्ट कंट्रोल के लिए करने के लिए इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल करने के लिए सीरियल इनपुट आउटपुट है। एक हमारा टेम्प रजिस्टर है और एक एक्यूमुलेटर है। तो ये हमारा इंटरनल आर्किटेक्चर है पूरा, जो बस के द्वारा जुड़ा रहता है। हर यूनिट बस के द्वारा जुड़ी रहती है। तो एक एक आर्किटेक्चर वो पढ़ते हैं। देखिए एएलयू क्या होता है। एएलयू नॉर्मली प्रोसेसर की भाषा में आईईएस कहलाता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सेक्शन। जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे उसको कहते हैं आईईएस। ठीक है, और एएलयू का काम क्या है, ये एक मल्टी ऑपरेशनल कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। मतलब ये बना तो कॉम्बिनेशनल सर्किट से ही है पर मल्टी ऑपरेशनल है, मतलब जस्ट लाइक 74181 आईसी की तरह। ठीक है, इसका काम क्या है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एंडिंग, ओरिंग, एक्सोरिंग, ये सारा काम इसका है एएलयू का। ये कभी भी यूजर द्वारा एक्सेसिबल नहीं होता है, इट इज नॉट एक्सेसिबल बाय यूजर। जो एएलयू की वर्ड लेंथ है वो आपकी डिपेंड करती है डेटाबेस के ऊपर कि डेटाबेस आपकी क्या साइज क्या है, मतलब एएलयू कितने बिट के ऊपर ऑपरेशन करेगा ये डेटाबेस बताती है। अगर ये 8 बिट की डेटाबेस है तो एएलयू 8 बिट का काम करेगा। ये हर टाइम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोल होता है। एएलयू को कंट्रोल कौन करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, जिसे हम पीसीएफएस भी कहते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो सेक्शन। मतलब ये पूरे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पीसीएफएस का क्या मतलब है कि जो प्रोग्राम का फ्लो है उसके पूरों को कंट्रोल करना और टाइमिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये पीसीएफएस का काम है, जिसको अपन नॉर्मली कंट्रोल यूनिट बोलते हैं।
इसके अलावा मैंने बताया था जो स्टेटस रजिस्टर होता है उसके अंदर एक स्टेटस रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर भी होता है। तो ALU का आप डायग्राम देखेंगे, ये ALU है, इसके अंदर एक तो स्टेटस रजिस्टर है, एक एडर है और एक शिफ्टर है। शिफ्टर आपने मल्टीप्लाई करने में काम आता है, जिसे रोटेट कहते हैं, रोटेट कराना है। इसके साथ एक टेम्परेरी रजिस्टर जुड़ा रहता है और एक एक्यूमुलेटर जुड़ा रहता है। ये सारी चीजें बस से जुड़ी रहती हैं। तो मेन यूनिट इसमें ALU और शिफ्टर है, ठीक है। स्टेटस रजिस्टर क्या करता है, जब कोई ALU का आउटपुट आता है तो उससे क्या फ्लैग इंडिकेट हो रहा है वो चीज हमारा स्टेटस रजिस्टर बताता है। फ्लैग का स्टेटस हमारा स्टेटस रजिस्टर बताएगा। कभी कभी ऑपरेशन करने के लिए टेम्परेरी रजिस्टर की जरूरत होती है, तो वो टेम्परेरी रजिस्टर भी ALU से जुड़ा रहता है। आउटपुट हर टाइम, क्योंकि इसमें जो एक्यूमुलेटर है वो सर्वोपरि रजिस्टर है, तो आउटपुट हर टाइम एक्यूमुलेटर में आएगा, उस चीज का भी ये ALU से जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं ALU की मेन यूनिट की। तो ALU की मेन यूनिट में सबसे पहले आता है एडर, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे ऑपरेशन एडर करता है, ठीक है। और जो आउटपुट आएगा उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा। फिर आता है शिफ्टर। शिफ्टर का काम क्या है, लॉजिक ऑपरेशन कराना, जैसे रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, ये सारे काम शिफ्टर कराएगा। और इसका वापस आउटपुट जो आएगा वो एक्यूमुलेटर में ही आएगा। तो हम जो रोटेट इंस्ट्रक्शन आगे पढ़ेंगे वो शिफ्टर की मदद से होता है। स्टेटस रजिस्टर जो कि एक फ्लैग रजिस्टर भी है, इसमें बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं। अब फ्लैग्स क्या होते हैं, ये जब ALU ऑपरेशन होता है, लास्ट ALU ऑपरेशन हुआ है, तो उसका इंडिकेशन बताता है, कंडीशन बताता है कि उससे हुआ क्या है। जैसे अपन ने देखा होगा करगिल में हम लड़ाई करी थी तो हम जीत गए थे, तो पता कैसे लगा, तो हम झंडा लहरा देते हैं। तो ऐसे फ्लैग लहरा दिया जाता है कि आउटपुट का क्या इफेक्ट आया है, वो स्टेटस रजिस्टर बताता है आउटपुट का इफेक्ट। अब एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये हमारे गणेश जी महाराज है रजिस्टर में, ये A रजिस्टर, इसको A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। ये जनरल पर्पज रजिस्टर भी होता है, पर इसके अंदर स्पेशल कैपेबिलिटी है। वो क्या है कि ये दायां हाथ है ALU का, दायां हाथ मतलब राइट हैंड है ये ALU का। ये 8 बिट का डेटा स्टोर करता है और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में इसका होना जरूरी है। पहला ऑपरेंड इसी में ही होगा। पहला ऑपरेंड मतलब जैसे 2 नंबर ऐड करने हैं तो उसको इसी में लेना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो पहला नंबर इसी में लेना पड़ेगा, रोटेट करना है तो इसी में लेना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो इसी में लेना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने हैं तो एक्यूमुलेटर में लेना पड़ेगा। इवन आपका जो एक्यूमुलेटर है नॉर्मली वो सर्वोपरि रजिस्टर है, स्वैपिंग भी एक्यूमुलेटर के जरिए ही होती है, ठीक है। और जो आउटपुट आता है वो भी एक्यूमुलेटर के जरिए होता है, इसलिए इसे कहते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। और यूजर इसको एक्सेस कर सकता है बाय राइटिंग द कमांड, राइट करके कमांड को यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। फिर अगला जो रजिस्टर आता है वो टेम्परेरी रजिस्टर आता है। टेम्परेरी रजिस्टर 8 बिट का होता है नॉर्मली। ये क्या करता है, जब हमारे 2 नंबर ऐड होना है, सब्ट्रैक्ट होना है, लॉजिकल होना है, तो ALU क्या करता है, जो दोनों नंबर हैं ऑपरेंड है उनको स्टोर कर लेता है टेम्परेरी रजिस्टर में, और जो आउटपुट आता है उसको भी टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर कर लेता है। टेम्परेरी रजिस्टर जो होते हैं वो W और Z हैं और ये यूजर द्वारा एक्सेसिबल नहीं होते, केवल टेम्परेरी रजिस्टर ALU अपने काम के लिए यूज करता है, अपने काम के लिए। कहाँ यूज करता है वो मैं बताऊंगा अभी। स्टेटस रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर मैंने बताया, फ्लैग रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसके अंदर 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं नॉर्मली, 3 फ्लिप फ्लॉप अनडिफाइंड है तो 8 फ्लिप फ्लॉप ही, पर 3 फ्लिप फ्लॉप अनडिफाइंड है, तो 5 फ्लिप फ्लॉप 8085 के अंदर आते हैं। और ये फ्लैग रजिस्टर जो है वो ALU से कनेक्टेड होता है, मतलब ALU का जो आउटपुट आएगा उससे क्या इफेक्ट पड़ा है वो फ्लैग रजिस्टर में शो होगा। जैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसका आउटपुट तो डेटा बस पे डाल दिया जाता है, पर जो स्टेटस है वो फ्लैग रजिस्टर में डाला जाता है कि कौन सी चीज हाई हुई है। जैसे मान लो रिजल्ट नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है, 0 आया है या कैरी जनरेट हुई है, ओवरफ्लो फ्लैग होता है वो जनरेट हुआ है, तो वो चीजें हमें पता लगता है। तो कौन कौन से फ्लैग हैं, 0 फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, साइन फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है। ये 5 फ्लैग हैं, 0 फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। बाकी के 3 फ्लैग अभी डिफाइंड नहीं है, 3 फ्लैग अनडिफाइंड है, ये देख लीजिए आप, ये फ्लैग रजिस्टर है। अब इनमें कैरी फ्लैग क्या होता है, अगर कोई भी ALU ऑपरेशन होता है जिसमें उधार लेना पड़ रहा है या
8 बिट के नंबर को 9 बिट का नंबर हो रहा है, मतलब D7 बिट पे कैरी जनरेट हो रही है, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज रिसेट रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होती है? देखिए ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जब हमारा नंबर 8 बिट का है तो इसको चार बिटों में तोड़ लो। तो 4 बिट शुरू की होती हैं उसको कहते हैं लोअर निब्बल, और जो आखिरी की 4 बिट है उसको कहते हैं अपर निब्बल। अगर दो नंबरों के बीच में कुछ ऐसा ऑपरेशन हो रहा है कि लोअर निब्बल से अपर निब्बल में कैरी जनरेट हो रही है तो उसको ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कहते हैं। अब आता है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या कहता है कि अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ALU के अंदर जो जीरो देता है, तो जो 8 बिट का रिजल्ट है वो जीरो फ्लैग सेट कर देता है। 8 बिट का जो रिजल्ट आया है जीरो, वो जीरो फ्लैग को सेट कर देगा। अब आता है साइन फ्लैग। अगर कोई ALU ऑपरेशन से नंबर पॉजिटिव आया है तो साइन फ्लैग रिसेट रहता है, पर नेगेटिव आ गया है तो साइन फ्लैग सेट हो जाता है। ये साइन में नंबर के लिए होता है, ठीक है। अब आता है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग क्या करता है? अगर आपका आउटपुट इस तरीके का आया है कि जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन है, टोटल नंबर ऑफ वंस जो एक्यूमुलेटर में है वो इवन है, तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ वंस ओड है एक्यूमुलेटर के अंदर तो पैरिटी फ्लैग रिसेट हो जाएगा। अगर हम रजिस्टर सेक्शन की बात करें तो जो रजिस्टर सेक्शन है उसमें नॉर्मली जो रजिस्टर्स हैं वो ABCDEHL ये हमारे रजिस्टर सेक्शन है। रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो वेरिएबल या एड्रेस को स्टोर करता है, डाटा या एड्रेस को टेम्परेरी स्टोर करता है, वो हमारा रजिस्टर है, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मली ABCDEHL ये तो जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ये एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस होता है, एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर। अब आता है टेम्परेरी रजिस्टर। ये W और Z है जो केवल यूपीआर एक्सेस कर सकता है, यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, प्रोग्रामर इसे एक्सेस नहीं कर सकता। 8 बिट का रजिस्टर है जो क्या करता है? ऑपरेंड को होल्ड करता है, होल्ड करता है, मेमोरी को भी होल्ड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये ALU का साथी होता है। ALU अपने काम के लिए इसको यूज करता है कि ALU ऑपरेंड को इसमें स्टोर करा रहा है या आउटपुट को टेम्परेरी इसमें स्टोर करा रहा है, तो वो टेम्परेरी रजिस्टर में होता है। जैसे मान लो आपको 3 नंबर जोड़ने हैं तो 2 नंबर का जो आउटपुट आया है उसको वो एक ALU क्या करेगा? टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर करा देगा। स्वैपिंग करने में भी काम आता है। जैसे आप एक इंस्ट्रक्शन लिखोगे XCHG क्या करता है? HL और DE के डेटा को स्वैप करा देता है, HL और DE के डेटा को स्वैप करा देता है XCHG इंस्ट्रक्शन। पर ये कराता कैसे है? HL जो DE का डेटा है वो WZ में जाएगा, WZ का डेटा HL में जाएगा और HL का डेटा DE में चल जाएगा, मतलब ओवरराइट नहीं होने देता। तो WZ एक टेम्परेरी रजिस्टर की तरह काम करता है जो इंटरमीडिएट रजिस्टर है, और ये आपका क्या है? डेटा की स्वैपिंग करवाने में काम आता है, ऑपरेंड को स्टोर करने में काम आता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने में काम आता है, ठीक है। थैंक यू।